गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी छात्र छात्राओं को, सभी मित्रों को, सभी साथियों को जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसे अभी मैंने कुछ ही दिन पहले बनाया हुआ है और इसमें मैं अभी मैथ्स के वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। और अभी हाल ही में मैंने आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज़ लॉन्च की है जिसके अंतर्गत मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देता हूं अपने एक वीडियो में। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करता हूं ताकि आप ये प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। और ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हमारे होते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे कह दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने इस सेशन में अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है एक वस्तु के लागत मूल्य, एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है। किसका किसका अंतर? लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का। लागत मूल्य को भाई क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहा जाता है। तो इनके बीच का अंतर जो है आपको दिया गया है कितने रुपए का? 240 रुपए का दिया गया है। अब आप ये बताइए बच्चों कि जो बिक्री मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है क्या वो लाभ कहलाता है कि नहीं कहलाता? बिल्कुल कहलाता है। भाई कोई चीज़ हमने खरीदी है 100 रुपये में और बेच दी हमने 140 में, तो फ़ायदा कितना हुआ? 40 रुपये। कैसे पता चला? क्योंकि हमने बिक्री मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर निकाला। तो इनका जो अंतर होता है वही लाभ होता है, यानी लाभ यहाँ पर हमें पता चल गया कितना है? 240 है। और इसी लाभ की जो वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने, वो कितनी दे रखी है प्रतिशत में? 20%। यानी 20% हमारा कितने के बराबर हो गया भाई? 240 के। ध्यान दीजिएगा, ये 20% निकला है 240 के बराबर। अब अगर यहाँ से हम आपसे पूछें कि बताओ भाई 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखो 0 से 0 ये कैंसिल कर दीजिए, 2 एकन और 2 12 हम 24। हमारा 1% कितने के बराबर निकला? 12 के बराबर निकला। आपने 1% की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बिक्री मूल्य कितना है। तो देखो भाई, प्रतिशत में जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लाभ हानि की बात करते हैं, तो हम सीपी को कितना मानते हैं? 100%। और फ़ायदा हो रहा है कितना? 20% का। यानी एसपी कितना हो गया? एसपी हो जाएगा हमारा 120% के बराबर। तो इसी 120% की हमें वैल्यू चाहिए है। तो 1% जो हमारा है ये 12 के बराबर है, तो 120% बराबर होगा 120 गुणा 12 के। 120 गुणा 12 जरा कितना हुआ बताओ भाई? 120 गुणा 12 कितना हुआ? 12 12 ही हम कितना हुआ? 144। और 1 0 ये लग जाएगा, 1 0 ये लग जाएगा। यानी कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये ला करके 120 गुणा 12 आया हुआ है। तो 120 गुणा 12 कितना बन गया? 120 गुणा 12 बन गया 1440। यानी इसका आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। इनमें क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि की गई। यहाँ की गई वृद्धि 10% की, यहाँ वृद्धि की गई 15% की और यहाँ वृद्धि की गई 20% की। तो देखो ये रेशियो जो इनका 3 4 5 दिया है, इतनी वृद्धि की गई, नए वेतनों का अनुपात बताना है। तो हम इसमें करें क्या कि ये जो 3 4 5 है इसको हम 30 40 50 अगर मान ले तब भी तो रेशियो तो वही रहेगा। हमने क्या किया, इनमें 1 1 0 बढ़ा दिया। बढ़ा लो भाई 1 1 0।
30 किया, 40 किया, 50 किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 30 का 10%, 40 का 15%, 50 का 20% निकालने में जो है वो आसानी रहेगी। कोई डेसिमल एसिमल हमारा जो है वो इसमें नहीं आने पाएगा, तो इसमें निकालने में आसानी रहेगी। अब क्या करिए, देखिए 30 अब 300, 400, 500 भी कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन और लेंदी बनाने से क्या फ़ायदा। तो 30 का जरा बताओ 10% अगर हम करेंगे तो इसमें कितना बढ़ जाएगा? 30 का 10% होता है 3, तो 30 का 10% 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? बढ़कर के 33 हो जाएगा। 40 का 15% कितना होता है? 6 होता है, तो 6 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और 50 का 20% कितना होता है? 20% होता है कितना? 10। तो 10 अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी नया अनुपात यहां पर देखिए कितना आ रहा है? 33:46 अनुपात कितना आ जाएगा? 33:46:60 आ जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन निकला है यहां पर वो तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, 33:46:60। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक परीक्षा में 1100 लड़के, देखिए भाई बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 1100। गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं कितनी? गर्ल्स कितनी हैं? 900। अब इसमें बात कर रहे हैं 50% लड़के पास हुए और 40% लड़कियां पास हुई। पास और फेल का ब्यौरा है यहाँ पर, पास का और फेल का। जरा देखिएगा ध्यान से, पास और फेल का यहाँ पर ब्यौरा हमें दिया गया है। कितने पास हैं यहाँ पर? पास की बात करें तो पास का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 50% लड़के पास हैं और लड़कियां जो पास हैं वो 40% हैं। पास के नीचे लिखा है, पी के नीचे लिखा है। फेल का परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो टोटल तो 100% होंगे अपने आप में, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। अगर ये 50% बॉयज़ पास हैं तो बताओ जरा फेल कितने हैं बॉयज़? 85% बॉयज़ फेल हैं। 40% अगर यहाँ पर ये गर्ल्स पास हैं तो गर्ल्स फेल कितनी होंगी? 60% होंगी। आपसे पूछा क्या गया है? अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? अनुत्तीर्ण यानी फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत पता करना है, तो इसके लिए हमें फेल की संख्या चाहिए होगी। निकाल लो जरा। तो 1100 का 50% फेल हैं लड़के, तो 1100 का 50% कितना हुआ? 550 हुआ। 550 ये लड़के फेल हैं। और 900 का 60% लड़कियां कितनी हुई? 9 छाक 54, यानी 540 लड़कियां फेल हैं। तो जरा बताओ टोटल फेल कितने हो गए छात्र? ये हो गए 0, 5 4 9, 5 5 10, 1090 टोटल जो है फेल हैं। अब फेल की संख्या तो पता चल गई, लेकिन हमें फेल का प्रतिशत बताना है। तो जरा बताओ कितने फेल हैं? 1090 फेल हैं। कितने में से? टोटल देखिए कितने हैं? टोटल हैं 2000। टोटल कितने हैं? 2000। 1100 प्लस 900, तो 2000 में से 1090 फेल हैं, गुणा कितना कर दें? 100 से। काट पीट के इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकलेगा। देखिए 2 0 2 0, ये कैंसिल, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। आंसर कितना निकला? 54.5। यानी कौन सा ऑप्शन सही निकला? डी ऑप्शन जो है ये एकदम सही है। देखते हैं आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया है, लिखा हुआ है ₹30 में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। पहले हम इन्हीं 32 संतरों की बात कर लें, ठीक है। 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। देखो भाई 25% की हानि का मतलब क्या हुआ? माइनस जो सिंबल है ये हानि को दर्शाता है 1/4। 25% 1/4 के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से जो एक निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा कि CP अगर 4 है तो SP कितना होगा भाई? SP होगा 3। ये बात आ गई आपको समझ में? CP अगर 4 होगा तो SP कितना होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 पर 1 की हानि है, यानी CP 4 है तो SP कितना है? 3 है। और इस 3 की वैल्यू हमें दी गई है,
कैसे दी गई है, क्योंकि 30 जो है ये क्या है, 30 में बेचे जा रहे हैं, तो 30 बिक्री मूल्य है। तो हम 3 की वैल्यू अगर यहाँ पर 30 दी गई है तो यहाँ से हमें सीपी पता चल जाएगा। सीपी यानी 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 की वैल्यू हो जाएगी 40। तो हमने ये सीपी निकाल लिया, ये सीपी निकल आया। ठीक है, अब ये सीपी अगर हम निकाल लें 20% लाभ वाला, हमें 20% लाभ लेना है, यानी हमें जो एसपी चाहिए है वो कितना चाहिए, 40 प्लस 40 का कितना परसेंट, 20%। 40 का 20% भाई कितना हुआ, 8 हुआ। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। तो 48 एसपी हमें चाहिए है। हमें कितना एसपी चाहिए है, हमें चाहिए है 48 एसपी। तो ये 48 एसपी जो निकला है, लेकिन ये है कितने संतरों का, ये 32 का है। तो 32 संतरों का 48 एसपी है, कितने परसेंट लाभ वाला, 20% लाभ वाला। ठीक है, और हमें सिर्फ 24 रुपए में पता करना है कितने संतरे बेचने हैं। तो हमें रुपए 48 की बजाय कितने बनाने हैं, 24। जरा बताओ 48 से 24 कैसे बनेगा, 48 से 24 बनेगा, यानी यहाँ पर 2 से भाग लगाया गया है। क्या किया गया है, 2 से भाग लगाया गया। तो 2 से भाग आप यहाँ पर भी लगा दें। तो 2 से जब आप यहाँ पर भाग लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, 16। यानी 24 रुपए में कितने संतरे हमें बेचने हैं, 16 संतरे बेचने हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन जो है हमारा सही आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसके और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए। 5 नंबर में कहा गया है ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में 45% ग्लिसरीन है, बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम पानी और मिला दिया जाता है। पहले हम इसका 100 ग्राम जो है वो ले लें, क्या मिश्रण ले लें। 100 ग्राम में जो ग्लिसरीन है वो कितनी है और पानी कितना है, वाटर कितना है। 100 ग्राम में देखिए ग्लिसरीन कितनी है, 45% है, यानी 45 ग्राम हो गई। तो पानी कितना बचा, 100 से पानी घटा दो, वो ग्लिसरीन घटा दो, 100 से 45 माइनस हो जाएगा, 55 ग्राम जो है क्या बचा हुआ है, पानी बचा हुआ है। सवाल में कहा इसमें 35 ग्राम पानी और मिला दिया जाता है, यानी पानी हमने 35 ग्राम और बढ़ा दिया। अब ज़रा बताओ टोटल पानी कितना हो गया। टोटल पानी हो गया है 50 और 30 80 10 90 ग्राम। क्या ग्लिसरीन पर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं, ग्लिसरीन को तो कुछ हटा ना, तो मिलाई गई ग्लिसरीन और ना ही हटाई गई, यानी ग्लिसरीन जो है वो कितनी है, 45 ग्राम ही है। अब कह रहे हैं ग्लिसरीन का नया प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ग्लिसरीन का जो नया प्रतिशत है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब पानी बढ़ गया है, यानी अब क्या होगा, अब कम हो जाएगा। पहले ग्लिसरीन 45 थी तो 45 तो नहीं ही रहेगी, यानी चौथा ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट है। चलिए पता करें, अब ग्लिसरीन कितनी है, 45 है, कितने में, टोटल कितना है, 45 प्लस 90। अब मिश्रण हमारा हो गया कितना, 135। क्यों, क्योंकि हमने 35 ग्राम इधर बढ़ा दिया। तो अब मिश्रण हो गया हमारा 135 गुणा कितना कर दें, 100। 15 तियाँ 45, 15 नेमा 135 और 3 एकन 3 तियाँ 9, कितना बना, बन कर के आ गया ये 100/3। और जरा बताओ ये 100/3 कितने के बराबर होता है, 100/3 बराबर होता है 33 सही 1/3 के। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन जो है सही है। इसको इस तरीके से मैंने बताया है आपको समझाते हुए। अगर आप इसको ऐसे न लगाना चाहें तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं। जो नया प्रतिशत है वो देखो कितना होगा, भाई ग्लिसरीन तो मिला ही नहीं गई, तो ग्लिसरीन तो 45% रहेगी। पानी 100 ग्राम में 35 ग्राम और डाल दिया गया। अब पहले 45% ग्लिसरीन थी तो पानी कितना था, 55। अब इसमें 35 पानी और डाल दिया गया तो पानी कितना हो गया, 90। ठीक है, अब टोटल मिश्रण हो गया कितना, 135। इसको भी अगर हम न देखें तो कह रहे हैं 100 ग्राम में 35 ग्राम पानी और डाल दिया गया, यानी मिश्रण बढ़ जाएगा। मिश्रण कितना हो गया, 135। अब 135 में कितना ग्लिसरीन है, 45। 100 से मल्टीप्लाई मार दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3 आ जाएगा। तो सीधा सीधा इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 45 ग्लिसरीन है ही है,
35% जब पानी बढ़ाया तो अब मिश्रण कितना हो गया 135, यानी ग्लिसरीन का प्रश्न निकालना है, पानी से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब 135 में हमारा 45 जो है वो ग्लिसरीन है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर 3 की स्पीड से चले तो 20 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक अगर अपनी स्पीड बढ़ा देता है, अपनी गति अगर 6 तक बढ़ा देता है, यानी नेक्स्ट स्पीड जो है उस 6 नहीं बढ़ाता है, 6 तक बढ़ा देता है। अगर देखिए यहां पर ये देखने वाली बात है, कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा देता है। अगर इन्होंने कहा होता 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो पहली स्पीड 3 थी, अगली स्पीड हो जाती 3 + 6 कितनी 9, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, यहाँ कह रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा देता है, यानी 3 से बढ़ाते 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 स्पीड कितनी हो जाती है 6 हो जाती है, यानी अगली स्पीड कितनी है 6 है। तो अपने कार्यालय 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक जगह पर देखो देरी से पहुंच रहा है और एक जगह पर जल्दी पहुंच रहा है। अब हम देखते हैं, कहा गया है उस व्यक्ति के आरंभिक स्थान से कार्यालय की दूरी बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, फार्मूला आप चाहे नोट कर लीजिएगा। दूरी बराबर चालों का गुणनफल, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे तो फार्मूला ये नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं दूरी बराबर चालों का गुणनफल। चाल पहली क्या है 3, दूसरी चाल क्या है 6, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चाल क्या है 1 6 और 3 का अंतर, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 3 गुणा समयांतर। समयांतर देखिए कैसे निकालेंगे, एक जगह 20 मिनट की देरी है और एक जगह 30 मिनट जल्दी है। तो एक जगह जब देरी है और एक जगह जल्दी है तो क्या होगा, यानी एक जगह -20 है एक जगह +30 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यानी अंतर निकलेगा यहाँ पर 50 मिनट का। अगर दोनों जगह देरी देरी हो या दोनों जगह जल्दी जल्दी हो तो वहां पर आप क्या करिएगा घटाइएगा। और अगर एक जगह देरी है एक जगह जल्दी है, या पहली जगह जल्दी है दूसरी जगह देरी है, तो जोड़ करके उनका अंतर निकलेगा। तो यहाँ अंतर 50 निकला, लेकिन ये अंतर 50 मिनट में है और जो हम चाल लिख रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 50 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया 60 से भाग और लगा दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 जाएगा कितना 3, 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 से ये 6 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, यानी दूरी कितनी निकलेगी 5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में 20% और 50% अधिक हैं। संख्याएं कितनी हैं 3 है, A, B और C। तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, तो पहली कितनी हो जाएगी 120। क्रमशः कहा गया तो पहले से शुरुआत करिए, और ये 150% अधिक है। सवाल में कहा गया है कि पहली संख्या यानी 120 दूसरी संख्या की यानी 150 की कितने परसेंट की कितने प्रतिशत है, गुणा 100 कर दीजिए। 0 0 3 चक्कू तिपच 15, 5 एक्कन 5 20 आम, 20 चक्कू कितना आया 80, 20 चक्कू कितनी आया 80। तो 80% इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में कहा गया है एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। अधिकतम स्कोर यानी जो M अधिकतम 2 है, दूसरे नंबर का भी अधिकतम स्कोर दिया है, पहले नंबर के अधिकतम स्कोर की बात हो रही है, ये टोटल स्कोर का 3/11 था। और दूसरी पारी का एक ये बन गया, दूसरी पारी का जो अधिकतम स्कोर है वो शेष रनों का 3/11 है। तो शेष रन कितने हो जाएंगे, शेष रन हो जाएंगे T माइनस 3T/11, T-3T/11। इसका भी कितना है, इसका जो है वो इसका 3/11 है, इसका 3/11 है। और इन दोनों का
अंतर यानी m1 और m2 का जो अंतर है वो कितना है, 9 है। तो m1 और m2 का अंतर 9 है, यानी इनका अंतर। अब इसको जरा हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा 3t/11 माइनस 3 तिया 9, 9t/121। अब इनका और इनका अंतर जो है ये कितना है, 9 है। एक बार फिर से देख लीजिए, कहा गया है एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। तो अधिकतम हमने m1 माना, टोटल माना है t, तो t का 3/11 ये हो गया। दूसरे नंबर का जो अधिकतम स्कोर है यानी जो m2 है वो क्या है, ये शेष रनों के स्कोर का 3/11 है। शेष रन कितने मान लिए हमने, शेष रन कितने हो गए, मान क्या लिए, टोटल t है, 3t/11 निकल जाएंगे तो शेष कितने बचे, t माइनस 3/11। इसका भी 3/11 है ये स्कोर। तो अब इन दोनों में अंतर कितना है, 9 है। तो इन दोनों का अंतर जरा ले लीजिए, इनका अंतर 3t/11 और इसका जो है अंतर है तो ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t/11 माइनस ये घटाना है तो 3t/11 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 9t/121, ये बराबर है 9 के। सॉल्व करिए ज़रा इसको, देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो 9t/121 बराबर आ जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, t कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 121। तो टोटल स्कोर हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 121 आ गया। ठीक है, तो आप सभी ने अभी देखा ये क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा इसके बारे में एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग अगर अपनी गणितीय जो योग्यता हमारे पास में होती है, अभियोग्यता जो होती है, उसका अगर हम इस्तेमाल करें तो ये क्वेश्चन सेकंड्स का भी नहीं था। देखते हैं, लिखा हुआ है एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर, कुल स्कोर, अधिकतम स्कोर जो है वो कुल स्कोर का 3/11 था। ध्यान दीजिएगा, एक पारी में रनों का जो अधिकतम स्कोर है ये कुल स्कोर का 3/11 था। अब कुल स्कोर का 3/11 का मतलब है, मान लिया कुल स्कोर टी था, तो टी का अगर ये 3/11 होगा तो रन पॉइंट्स में तो आएंगे नहीं। इसका मतलब जो कुल स्कोर है ये 11 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ज़रा एक ध्यान हम अपने ऑप्शन पर भी अगर हम दे दें, ऑप्शन पर दे दें तो ऑप्शन हमारे कितने हैं इसमें, ए ऑप्शन 106 है, बी ऑप्शन 146 है, सी 118, डी 121 है। देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो 11 से डिविजिबल है, 11 से कौन सी संख्या इनमें से डिवाइड हो रही है, क्या 106 डिवाइड हो रही है, नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। क्या 146 डिवाइड हो रहा है, नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। क्या 118 डिवाइड हो रहा है, नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। क्या 121 जो है ये डिवाइड हो रहा है 11 से, जी हाँ ये हो रहा है। तो इसका मतलब यही एकमात्र ऑप्शन इसमें ऐसा था जो डी ऑप्शन इसमें सही था। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे सेकंड्स में हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में लिखा हुआ है यदि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100 बराबर x हो तो इस x का मान बताना है। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल है, और मैंने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला बताया था। जल्दी से इसको दोबारा लिख देता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n+1 अपॉन कितना होता है, 2 होता है। तो ये फार्मूला लगा करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये न लगाना चाहें तो मैंने इसमें एक शॉर्टकट भी बताया था। मैंने कहा था पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल कर लीजिएगा। तो ज़रा बताओ 1 और 100 का योग कितना हुआ, 101 हुआ, गुणा पदों की संख्या देखिएगा कितना है, पद कितने हैं, 1 से लेकर के 100 तक कितने पद होंगे, 100 पद होंगे, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये क्रमागत हैं। ठीक है, 1 से कोई गैप तो इनमें है नहीं। बटा कितना कर देना होता है, 2, तो 2 से 100 को भाग किया हमने, कितना आया, 50। अब इस 50 और 101 का गुणा होना है, जो कि आएगा कितना, 50 50, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 50 50 आएगा। यानी इस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन भाई सही है, पहला ऑप्शन जो है ये एकदम सही है। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य
करके अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। टाइम एंड वर्क में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, MDH/W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। MDH/W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। M का मतलब है नंबर ऑफ मैन, अब मैन है, वीमेन है, गर्ल्स हैं, कुछ भी हो सकती है। नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन लगे कार्य को करने में। नंबर ऑफ आवर्स है H यानी पर डे कितने घंटे काम होता है, और W होता है वर्क। इस फार्मूले को अगर हम एक्सपेंड करें तो यही हमारा फार्मूला एक्सपेंशन के साथ में अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2D2H2 अपॉन W2। ये फार्मूला एक्सपेंशन के साथ में इस तरीके से लिखा जाएगा। याद रखना बच्चों, इसको बहुत ही आसान है, कोई इसमें समस्या नहीं है। देखिए बता दूं, MDH एक बहुत ही फेमस मसाला प्रोडक्ट है और टेस्ट की बात करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो है वाओ W से। तो MDH/W इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में अपने, तो देखिए M1 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके अनु, अब अनु तो यहाँ पे अकेली है तो M1 तो इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर इसको, तो D1 और H1 केवल इफेक्ट करेगा। D1 H1 कितना, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, कितने दिन में, 18 दिन में। कितनी पुस्तक, एक पुस्तक, तो वर्क एक हो गया बराबर। वही कार्य अगर 12 दिन में पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितने घंटे, माना प्रतिदिन x घंटे काम करना होगा। यहाँ पर भी M2 इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अनु अकेली है, तो x डे की जगह x आ गया, मान लिया सॉरी आवर्स की जगह x आ गया, माना x घंटे डेली जो है काम करना होगा और 12 दिनों में हमें काम पूरा करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, ये 12 लगा लिया, अपॉन कितना कर दिया, W2 काम वही है। डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई में है, 6 दून तियाँ 18 और 6 दूना 12, 2 चक्कू 8, 4 तियाँ कितना आया 12, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल करके आई 12। यानी प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, 12 घंटे काम करना होगा अगर वही कार्य 12 दिन में ही पूरा करना है तो इसका मतलब 10वें का जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। सवाल में कहा एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करें, लागत मूल्य हम मान लें कि 100 है, हमने कितना मान लिया, CP 100 मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यानी कितने में बेची भाई, 100 की चीज अगर 15% लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा वो इसको 115 में। तो यहां पर हमने इसको कितना 115 SP हमें मिल गया। अब अगली कंडीशन देखिएगा, यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी 100 में न खरीद कर अगर कितने में खरीदते, 90 में। भाई 10% कम पर खरीदने की बात कर रहे हैं तो ये नया आ गया क्या, CP, ये नया CP आ गया। और 4 रुपए कम में बेची होती, यानी 90 पर 4 रुपए कम, 90 पर 4 रुपए कम। अब क्या हम इस 90 में से 4 रुपए घटा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है 90, 100 और 115 ये प्रतिशत में है, तो 4 तो माइनस नहीं कर सकते, तो 4 को अभी अलग लिख लिया तो उसे 25% का फायदा होता। 25% का फायदा, अब देखिएगा फायदा होगा तो उसे किस पर होगा, CP पर। अब यहां पर CP कितने हैं, 2 CP हैं, एक CP ये है, एक CP ये है, तो यहां पे जो फायदा होगा वो किस पर होगा, नए वाले CP पर होगा, यानी 90 पर 25% का फायदा होगा। तो 90 का 25% यानी 1/4 निकालोगे तो कितना निकलेगा, 22.5 निकलेगा। निकाल करके आप देख सकते हैं, 90 का 1/4 यानी 25% कितना निकलेगा, 22.5 निकलेगा। तो 22.5 इसमें जोड़ दो तो ये बन जाएगा 100 12.5।
ये नया एसपी हो गया। अब देखो इन जो दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस आया है, डिफरेंस निकला 115 और 112.5 का डिफरेंस कितना आया भाई 2.5%। ये 2.5% डिफरेंस किसकी वजह से है? इसी 2.5% के डिफरेंस को हम 4 रुपए के बराबर कर देंगे, यानी 2.5% की वैल्यू हमसे कितनी निकल करके आई 4। तो यहां पर हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, चूंकि हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो यहां से सीपी बराबर जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4/2.5 गुणा कितना 100, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 25 चक्कू 100 और 40 चक्कू कितना होता है? 40 चक्कू होता है 160। 160 जो है ये इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 160। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने, एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, तो मैंने सीपी कितना मान लिया? 100 मान लिया। सीपी 100 मान लिया और 100 के बाद में फिर 15% लाभ यानी 115 में बेच दी। यदि उसने वही 10% कीमत पर खरीदी होती, यानी अगली कंडीशन लगाई है 10% कम कीमत पर खरीदवाया, यानी कितने में खरीदेंगे? 90 में। और 4 रुपए अगर कम में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा? 25%। अब ये जो लाभ होगा ये नए वाले सीपी पर होगा, यानी किस पर होगा? 90 पर। 90 का 25% निकाल लिया, 22.5 निकलेगा, बन जाएगी वैल्यू 112.5। अब देखिए यहां पर जो एसपी का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को हम 4 रुपए के बराबर कर देंगे जो उतने कम में बेच रहे थे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये इन्हीं 4 रुपयों की बदौलत है। तो 4 रुपए जो है ये वैल्यू हो गई 2.5% की, और हमने 100% की वैल्यू यहां से निकाल दी जो कि 160 निकली है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आ गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 देखते हैं। 12 देखिए जरा। 12 में कह रहे हैं 21 चीजों के बेचने से हुई हानि उनमें 3 चीजों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसके भी तरीके हैं, 2 तरीकों से ये चीज हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लें यहां पर क्या पूछ रहे हैं, हानि कितने प्रतिशत है। तो यहां पर सवाल में क्या हुई है? हानि हुई है। तो हानि का फॉर्मूला हमारे पास है लॉस इज इक्वल टू, हानि कब होती है? जब सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, यानी लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इतना काम आप कर ले जाएंगे। अब देखो लॉस कितना है? 3 चीजों के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी लॉस की जगह रख सकते हैं 3 गुणा एसपी। और कितनी चीजें बेची जा रही हैं? 21 चीजें। तो 21 चीजों का हमें सीपी चाहिए और 21 चीजों का ही एसपी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाभ हानि की गणना करने के लिए वस्तुओं की संख्या माय डियर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने से क्या होगा? एसपी एसपी एक तरफ, तो 21 एसपी इधर आएंगे तो 3 एसपी और 21 एसपी प्लस हो जाएंगे, तो कितना एसपी बनेगा? 24 एसपी बराबर आ जाएगा कितना? उधर है 21 सीपी। कट रहा है तो काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, यानी ये आ गया है एसपी बटा सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 7/8, यानी 8 है सीपी और एसपी है 7। तो हानि हो रही है, प्रतिशत हानि निकालनी है। तो देखिए 7 क्या है? एसपी है। 8 क्या है? सीपी है। तो कितने की हानि हुई? 1 की हानि हुई। कितने पर? 8 पर, यानी 1/8 आया। 100 से गुणा मार दीजिए। ठीक है, कितने से गुणा मार दीजिए? 100 से। तो 100/8, 4 दूना 4 25 आम, 25 बटा कितना आया? 2। 25/2 यानी कितना आ गया? 12.5% की जो है यहां पर हानि हुई है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। अगला मेथड हम इसमें आपको बताते हैं इसी क्वेश्चन में। देखिए इन्होंने क्या कहा है, 21 चीजों के बेचने पर हुई हानि 3 चीजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। हम यहां पर क्या कर लें, मान लें एक चीज का एसपी बराबर है 1 रुपया। एक चीज का एसपी कितना मान लिया? 1 रुपया। तो जरा बताओ 21 चीजों का जो एसपी होगा वो कितना होगा? 21 रुपया होगा। 21 चीजों का एसपी कितना होगा? 21 रुपया होगा। 21 चीजों का जो एसपी है वो कितना हो गया? 21 रुपया। सीपी कितना हो जाएगा? अब 3 चीजों, सीपी कितना हो जाएगा? 21। तो ये, और हानि कितनी हुई? 3 चीजों के बिक्री मूल्य के बराबर। तो 3 चीजों का एसपी जो होगा वो कितना आएगा? वो 3 रुपया आएगा। तो 3 रुपए हमें इसमें कम मिले।
है ना, 3 रुपए यहाँ पर कम मिले, यानी हमारा सीपी कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। सीपी कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 24 में जो चीज खरीदी गई वो कितने में बेची गई, 21 में। तो हानि कितनी निकली, 3 की। कितने पर, 24 पर। गुणा कितना हो जाएगा, 100। 3 अट्ठे 24, ठीक है। 100/8 आया। डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा यहां पर सही है, तीसरा ऑप्शन जो है ये 12.5% सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। 13 नंबर में कह रहा है 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इनमें पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी तीसरी का 3:4 है, पहली और तीसरी का गुणनफल इतना है, तीनों संख्याओं का योग बताना है। तो देखो हमने रेशियो में क्या किया होगा, पढ़ा होगा कि पहली और दूसरी का अनुपात अगर दिया है, दूसरी तीसरी का दिया है, तो तीनों में अनुपात निकालने का क्या तरीका होता है। वहां पर कई तरीके होते हैं। फिलहाल यहां पर ए बी आपको जो है ये दिया गया है, ए बी बराबर 8:9 और बी और सी बराबर आपको दिया गया है 3:4। देखो तरीके क्वेश्चन को लगाने के कई होते हैं, हम कई तरीके इसलिए कहीं पर भी बता दिए जाते हैं आप सभी को, ताकि आप जो उचित तरीका जहां पर लगे उसको आप वहां पर अप्लाई कर लो। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे लिए जो उचित तरीका देखिए, यहां पर कॉमन क्या है, बी, यानी ये वाली वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। तो देखो यहां पर ऊपर जो वैल्यू है A/B में, बी की वैल्यू कितनी है, 9, और नीचे बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 को 9 बना लो। 3 को 9 बनाने के लिए यहां पर 3 का गुणा मार दिया। कितने का गुणा मार दिया, यहां पर हमने ये गुणा लगा दिया, कितने का, 3 का। अब 3 का अगर गुणा लगा देंगे तो ये बन जाएगा 3 तियां 9 और 3 चक्कू 12, 9:12 ये हो गया। ऊपर 8:9 ही रहने दीजिए। अब देखो यहां पर b कॉमन है, तो ये वैल्यू जो दिख रही है आपको, क्या ये कॉमन आ गई, आ गई, 9 आ गई। तो a की वैल्यू, अब ABC यहां से निकल आया, ABC बराबर निकल आया 8:9:12। कितनी बात आ गई समझ में, तीनों संख्याओं का रेशियो आपने निकाल लिया। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है पहली और तीसरी का गुणनफल, यानी अगर ये 8 है ये 12 है तो इनका गुणनफल, इसको 8x इसको 12x, तो बन जाएगा 96x का स्क्वायर। डायरेक्ट अगर आप निकालें तो 12 अट्ठे 96, 96 की वैल्यू 2400 करें, एक की वैल्यू निकलेगी, लेकिन उसका वर्गमूल निकालना न भूलें। क्यों, क्योंकि अनुपात में है। यहां पर 8x अगर आप मानोगे, यहां 12x मानोगे, तो x और x की गुणा x स्क्वायर होगी। तो मैंने इसको x मान के ही लगा दिया है। 8 12 हम 96 और x स्क्वायर बराबर हो गया कितने के, 2400 के। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 5। कितनी निकलेगी, 5। कैसे, देखिए डिवाइड कर लीजिए। 24 यहां पर मैं डिवाइड करके आपको बताया दे रहा हूं, 24 51 24 और 00 और 24 चक्कू 96, 4 25 आम 100, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर कितना आ गया, 5। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, तीनों संख्याओं का चाहिए है योग। तो योग करो भाई, 8 और 12 20 और 9 29, 29 योगफल 29 आया। लेकिन ये आनुपातिक योगफल है और एक अनुपात की वैल्यू कितनी निकली, 5। तो 29 गुणा 5 कर दीजिए आप, 5 ने 45, 5 हासिल लगा कितना, 4, 5 दूना 10, 10 और 4 कितना हुआ, 14। 5 ने 45, 5 हासिल लगा 4, 5 दूना 10, 4 14। कितना आंसर आएगा, 145 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। ठीक है, पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में कहा गया, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक जो है वो दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा हो तो संख्या कितनी है। देखो इसमें 2 कंडीशन दी गई है। एक कंडीशन ये है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, उनमें अंकों का योग से जो संख्या प्राप्त होती है और जो संख्या है उनका अनुपात कितना है, 4:1 है। और दूसरी कंडीशन है कि इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है, यानी जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। तो ऑप्शन जरा एक बार नजर डालिए, सारे ऑप्शन में इकाई का अंक क्या है, देख लीजिए, दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। तो इस हिसाब से सारे ऑप्शन अभी हमारे दौड़ में है।
भाई कहा गया है इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है, तो हमारे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उन सब में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा है। तो इस हिसाब से यहां से तो एलिमिनेशन हो नहीं पा रहा है। अब अगली कंडीशन जो थी हमारी, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। भाई ये संख्या कितनी है? 47 है। अंकों का योग करोगे कितना आएगा? 11। क्या ये अनुपात 4:1 है? नहीं, आउट। दूसरा ऑप्शन चेक कराइए, 69 और इनका योग कितना हुआ? 15। क्या ये 4:1 है? नहीं, ये भी ऑप्शन आउट। 3 और 6 36 और योगफल कितना हुआ? 9। 6 और 3 का योगफल कितना हुआ? 9। क्या ये 4:1 है? 9 1 9 चक्कू 36, 4:1 आया। अब अगर ये 4:1 आ गया है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन चेक करवा लीजिए, चौथे ऑप्शन में क्या 4:1 हो रहा है? 5 और 2 7 हुआ, 25:7 हो रहा है, नहीं हो रहा है 4:1, तो ये भी ऑप्शन आउट है। यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जल्दी से बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और 15 में पूछा गया है 27 संख्याओं का औसत 60 है। एक संख्या को बदलकर 28 की बजाय 82 कर दिया जाए तो औसत कितना होगा? भाई संख्या 28 की जगह अगर आप 82 कर देंगे तो वृद्धि हो जाएगी। कुल वृद्धि पता कर लीजिए, तो कुल वृद्धि हो जाएगी 82 - 28 बराबर कितना हो गया? घटाओ जरा, 10 2 12 से 8 गया 4 और 7 से 2 गया 5, यानी 54 की क्या हो गई? कुल वृद्धि हो गई। तो जरा औसत वृद्धि पता कर लो भाई। औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी? औसत वृद्धि हो गई 54 बटा कितने आंकड़े थे हमारे पास टोटल? 27 पद हैं, तो औसत वृद्धि कितनी निकली? औसत वृद्धि निकल आई है 2 की। औसत वृद्धि कितनी निकल आई? 2 की। तो पूछ रहे हैं औसत कितना हो जाएगा? 28 की बजाय अगर 82 कर देंगे तो कुल वृद्धि हो जाएगी, औसत भी बढ़ जाएगा। औसत कितना बढ़ जाएगा? 2। यानी पहले औसत था 60, अब औसत कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। सीधे इस सवाल को लगा सकते थे, इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं थी। अगर हम ना भी पेन उठाते तब भी ये सवाल लग जाता। 27 संख्याओं का औसत 60 था, 28 की बजाय 82 कर दें, यानी बढ़ा रहे हैं, तो कुल वृद्धि कितनी निकलेगी? 82 से 28 घटा दें, 54 की वृद्धि निकलेगी। 54 की वृद्धि किस पर बढ़ जाएगी भाई? 54 की वृद्धि बढ़ जाएगी 27 पे। 27 दूना 54 होता है, यानी औसत वृद्धि कितनी निकली? 2 की, यानी औसत 2 बढ़ जाएगा। जो औसत 60 था अब औसत कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। 16 नंबर में कह रहा है एक दूधिये ने 70 लीटर दूध जो है वो 630 रुपए में खरीदा और 5 लीटर पानी मिला दिया, यानी 70 का बनाया उसने 75। तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो भाई, दूध था 70 लीटर, खरीदा कितने में? 630 में। 5 लीटर पानी मिलाया तो फ्री का मिलाया, बनाया कितना? 75 लीटर। बेचा कितने में? 9 में, यानी 75 गुणा कितना कर दो? 9। 9 5 45, 5 हाथ से लगा 4, 9 से 63 और 4 67। यानी जो चीज उसने 630 में खरीदी वो बेची कितने में? 675 में। फायदा कितना हुआ? प्रतिशत लाभ अगर हम निकालेंगे तो देखो लाभ यहाँ कितना हुआ? 630 में खरीदी, 675 में बेची, 45 का फायदा हुआ। फायदा नुकसान किस पर काउंट करते हैं? सीपी पर, यानी 630 पर। गुणा कितना हो जाएगा? 100 0 0, 9 7 63, 9 5 45, कितना आया? 70 नहीं 50 बटा कितना आएगा? 10 5 50, 50 बटा कितना आया? 7। भाग दे दीजिए, 7 सही 1/7% का फायदा हुआ। 7 सही 1/7% का फायदा हुआ, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन देख रहे हैं आप। 7 सही 1/7% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो सीधा सीधा यहाँ पर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा है, 5 लीटर पानी मिला दिया था, कितने प्रतिशत लाभ होगा? आपने क्वेश्चन देख लिया, 7 से 1/7% का लाभ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था
और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए सेशन जो है वो शुरू किया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। ये हमारा दूसरा वीडियो था। बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने तीसरे वीडियो के साथ में। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।